Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Science, chapter number 4 of term 3. Chapter name is Clothes and Their Maintenance, and this is summary lecture of this chapter. We wear clothes which are made from long threads called fibers. These fibers are woven or knitted to make the fabric which is used for making clothes. हम कपड़े पहनते हैं जो कि लंबे लंबे धागों से, जिन्हें हम फाइबर कहते हैं, उनसे बने हुए होते हैं। तो मेनली जो हम कपड़े पहनते हैं वो धागों से, मीन्स फाइबर से मिलके बने होते हैं। और ये फाइबर्स जो होते हैं या तो ये सिले हुए होते हैं या ये बुने हुए होते हैं, और इनसे हम, इन फैब्रिक से हम अपने कपड़े बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं। इन धागों को या तो हम बुनते हैं या हम इनसे सिलते हैं इन्हें, और फिर इनसे कपड़े बनाते हैं। Fibers are classified into two types depending upon their source. फाइबर्स को हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, जिससे कि जिन सोर्सेज से, जिनसे वो हमें मिलते हैं, उसके बेस पर हम फाइबर्स को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स जो नेचुरली हमें मिलते हैं, एंड सिंथेटिक फाइबर्स, एंड द अदर वन इज सिंथेटिक फाइबर्स. सो नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. Natural fibers. Fibers which are obtained from plants or animals are called natural fibers. Cotton, jute, linen and coir are the natural fibers obtained from plants. जो फाइबर्स हमें प्लांट्स से या एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही नेचुरल थिंग्स हैं। तो ये हमें फाइबर्स प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं। कॉटन, जूट, लिनेन और क्वायर, ये सभी नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। Silk and wool are natural fibers obtained from animals. Silk और wool ये नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। Cotton. Cotton grows on plants. It is found inside the fruit of cotton plant called balls. Farmers pick out cotton from these balls. Cotton जो है वो प्लांट्स में उगता है, प्लांट्स के फॉर्म में होता है। ये इसके फ्रूट्स होते हैं एक्चुअली में, जिनके बीच में ये बॉल्स के रूप में होता है, और जो फार्मर्स होते हैं वो इनमें, इन कॉटन के फ्रूट्स में से इन बॉल्स को निकालते हैं और उन्हें कलेक्ट करते हैं। This cotton plant looks like a bundle of some fluffy material, but it actually has thin fibers in it. These fibers are twisted together to give long threads. This process is called spinning. जब ये कॉटन प्लांट्स में से, इनके फ्रूट्स में से फार्मर इन्हें कलेक्ट करता है तो ये एक बंडल की तरह लगते हैं, फ्लफी मटेरियल, जैसे बिल्कुल फूला फूला मटेरियल होता है उस तरह से लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में
ये बहुत थिन फाइबर्स होते हैं इनमें, और इन फाइबर्स को ट्विस्ट करके इनको इकट्ठा मिलाकर लंबे लंबे थ्रेड बनाए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिससे कि इनको थ्रेड के फॉर्म में बनाया जाता है, इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। These fibers are then woven into fabric by weavers. The weaver's machine is called a loom. The fabric is then dyed in different colors. इन फाइबर्स को फिर उसके बाद फैब्रिक में वीवर्स द्वारा, जो बुनने वाले होते हैं, उनके द्वारा इन्हें बुना जाता है, और इनकी जो वीविंग मशीन्स होती हैं उन्हें हम लूम कहते हैं। फिर इससे जो फैब्रिक बनता है, इन धागों से जो फैब्रिक बनता है, उन्हें अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है। Beautiful designs may also be printed on it to make it look more attractive. इन फैब्रिक्स पे और भी ज़्यादा डिज़ाइंस जो हैं वो प्रिंट किए जाते हैं, ताकि ये फैब्रिक्स और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सके, सुंदर लग सके। इसीलिए जब हम मार्केट में देखते हैं तो हमें अलग अलग प्रिंट के, अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइंस के फैब्रिक्स दिखाई देते हैं। Jute is also obtained from a plant and is used for making gunny bags, ropes, carpets, etc. Linen fiber is obtained from flax plant. जूट, जो कि हमें प्लांट से ही मिलता है, इसका यूज भी हम गनी बैग्स मतलब बोरे बनाने में, रस्सी बनाने में, कारपेट, ये सब बनाने में हम जूट का प्रयोग करते हैं। जूट को हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो गनी बैग्स, बोरे जो होते हैं, या रस्सियां जो होती हैं, कारपेट्स होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, ये जूट के बने हुए होते हैं। ये भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। लिनेन फाइबर्स जो है वो भी नेचुरल फाइबर है, और ये हमें फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। Coir is obtained from the outer covering of coconut. Coir is used for making footmats, ropes, mattresses. Coir, जो कि हमें कोकोनट के आउटर कवरिंग से, जो कोकोनट, नारियल जैसे आपने देखा होगा, तो जब उसकी छीलते हैं, उसका जो छाल होता है, उससे हमें जो मिलता है वो क्वायर कहलाता है। और इस क्वायर का यूज हम फुटमैट बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, और मैट्रेसेस मीन्स गद्दे बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। Wool is obtained from the body coat of some animals like sheep, camel, or goat. This coat is called fleece. Wool is most obtained from the fleece of sheep. Wool, जो कि हमें एनिमल की बॉडी से ही मिलती है, जैसे कि शीप है ना, और कैमल या गॉट, इनकी जो ऊपर की बॉडी की कवरिंग होती है, जो कोट होता है ऊपर का, उसे हम फ्लीस कहते हैं। शीप की जो फ्लीस होती है उससे हमें वूल मिलती है। Silk is obtained from silkworms, which grow on mulberry leaves. During this time, they secrete a liquid which turns
into thin silk thread. सिल्क, हम सबको पता है कि सिल्क के भी कपड़े बनाए जाते हैं. सिल्क हमें सिल्कवॉर्म से मिलता है, जो कि मलबरी लीव्स पर, मलबरी के जो पत्ते होते हैं उन पर ग्रो करते हैं. इस दौरान ये एक लिक्विड सीक्रेट करते हैं. इनमें से एक लिक्विड निकलता है जिनसे, जो लिक्विड से सिल्क का थ्रेड बनाया जाता है. Silkworms wind this thread around themselves to make a home called cocoon. इसे हमने सेकेंड टर्म के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि सिल्कवॉर्म जो है वो अपने आसपास एक थ्रेड सा बना लेता है, एक घर सा बना लेता है जिसे कोकून कहते हैं. एक शेल सा बना लेता है जिसे हम कोकून कहते हैं. These cocoons are collected and silk thread is removed from them. These threads are then woven into cloth. ये कोकून को कलेक्ट किया जाता है और इनमें से सिल्क की जो थ्रेड्स होते हैं इन्हें अलग किया जाता है, और उसके बाद इन थ्रेड से इनको जो ये थ्रेड इकट्ठे होते हैं, बनते हैं, उससे हम सिल्क क्लॉथ बनाते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स. अभी हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा, अब हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल्स in the factories are called synthetic or man-made fibers. Rayon, nylon and terylene are some common synthetic fibers. जो फाइबर्स केमिकल्स के द्वारा फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ये नेचुरली नहीं होते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं, इन्हें हम सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर्स कहते हैं. रेयॉन, नायलॉन, टेरिलिन ये कॉमनली मिलने वाले सिंथेटिक फाइबर्स हैं. सो दीज आर ऑल अबाउट नेचुरल फाइबर्स एंड synthetic fibers. This is cloth making process. First of all, we collect the fibers with different sources. After that, spinning is done. Spinning means thread from fibers. After that, weaving, that means thread turning into clothes. After that, next step is dyeing, colors given to the cloth by dipping them in solutions. After that, printing, patterns given to the clothes. After that, finishing, shine and smoothness given, and at last tailoring, stitching of clothes. So this is cloth making process. Now let us study these processes one by one. Now we will see the process of cloth making. In this, first step is collection of fibers. Laborers collect fibers from different sources for making clothes. For example, cotton fibers are collected from cotton bolls and wool is collected by shearing the fleece of sheep. Laborers जो होते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से फाइबर्स को कलेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल के लिए कॉटन, जैसा हमने देखा कि कॉटन कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कॉटन बॉल से. एंड वूल को हम
जो शीप होती है उसकी फ्लीज जो होती है, उसकी जो ऊपर के फ्लीज होती है, उसको हम शेयरिंग करते हैं, उसको शेव ऑफ करके कलेक्ट करते हैं। नाउ स्पिनिंग। स्पिनिंग इज द process of making threads from the raw fibers by twisting them together. This is done by a spinner. स्पिनिंग जो है वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हम रॉ फाइबर से, जो फाइबर हमें मिलता है, उससे हम थ्रेड बनाते हैं, उसे थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये काम हम उसको, जो फाइबर्स होते हैं, उसे ट्विस्ट करके करते हैं, और ये स्पिनिंग का काम स्पिनर्स के द्वारा किया जाता है। नाउ वीविंग। वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम threads. This is done on a machine called loom by a weaver. Weaving में हम thread से क्लॉथ बनाते हैं, और इसको, ये जो काम है ये मशीनों के द्वारा किया जाता है, और इन मशीनों को हम लूम कहते हैं, और जो ये काम करते हैं उन्हें हम वीवर्स कहते हैं। In some places, weaving is still done on a loom operated by hand. This is called hand loom. अभी भी कुछ जगह ये वीविंग का काम जो है वो हाथों के द्वारा किया जाता है, और ऐसी जगहों को हम हैंडलूम कहते हैं। हैंडलूम में हाथों के द्वारा वीविंग की जाती है। After that, dyeing. Dyeing is the process of coloring the cloth in different colors. This is done by soaking the cloth in a solution of a dye using a dyer. अब इसके बाद डाइंग मीन्स रंगना। इस प्रोसेस में हम, जो हमें वीविंग के बाद जो क्लॉथ मिलता है, उस कपड़े को हम डिफरेंट कलर्स में डाई करते हैं, डिफरेंट कलर्स में रंगते हैं, और इसके लिए हम कपड़े को एक सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं। आपने देखा भी होगा, डायर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, उसमें जो भी कलर में उनको डाई करना होता है वो सॉल्यूशन मिलाकर और कपड़े को डिप करके रखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद निकाल के उसे सुखाते हैं। प्रिंटिंग। The dyed cloth is then made more attractive by printing beautiful patterns on it. अब जो डाई किया हुआ कपड़ा मिल जाता है, उससे उसके ऊपर अट्रैक्टिव प्रिंटिंग की जाती है, ताकि वो कपड़ा और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, और भी ज्यादा सुंदर लगे। दिस इज डन बाय अ प्रिंटर। प्रिंटिंग कैन बी डन ईदर बाय हैंड और बाय अ मशीन। ये काम जो है वो प्रिंटर के द्वारा किया जाता है, और प्रिंटिंग को दोनों तरीके से किया जा सकता है। हैंड प्रिंटिंग भी होती है, और मशीन से भी कपड़े पर प्रिंट किया जा सकता है। फिनिशिंग। सम स्पेशल ट्रीटमेंट्स आर गिवन टू द प्रिंटेड क्लॉथ टू मेक इट लुक स्मूथ, सॉफ्ट एंड शाइनी। दिस इज कॉल्ड फिनिशिंग। अब जब ये कपड़ा पूरी तरह से बनके तैयार हो जाता है, तो इसे
कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि ये कपड़ा और भी स्मूथ लगे, सॉफ्ट लगे और शाइनी लगे, ताकि ये प्रेजेंटेबल हो और इसे बाहर मार्केट में भेजा जा सके। तो इस पूरे प्रोसेस को फिनिशिंग कहा जाता है, ताकि कपड़ा मार्केट में भेजने के लिए तैयार हो सके। टेलरिंग। द cloth thus prepared is sent to the market, from where we buy it and get it stitched into various dresses by a tailor. This process of stitching clothes is known tailoring. अब जब ये कपड़ा मार्केट में पहुंच जाता है पूरा तैयार होके बन के, तो हम इसे मार्केट से जाके खरीदते हैं और इससे अलग अलग ड्रेसेस टेलर के द्वारा बनवाते हैं, स्टिच करवाते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें क्लॉथ को स्टिच किया जाता है, सिला जाता है अलग अलग ड्रेसेस में, उसे टेलरिंग कहते हैं। मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ्स। Clothes not only protect us from dust, germs, heat, cold, and rain, but also make us look attractive. We should take proper care of our clothes so that they last longer. क्लोथ्स सिर्फ हमें ना केवल डस्ट, जर्म्स, हीट, कोल्ड और रेन से बचाते हैं, बल्कि इसे पहनकर हम और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और भी ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। हमें अपने क्लोथ्स की अच्छे से केयर करनी चाहिए, प्रॉपर केयर करनी चाहिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा चल सके, हम इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पहन सके। कॉटन क्लोथ्स। Cotton clothes get wrinkled easily. They have to be ironed with steam or sprinkled water. Dark colored cotton clothes may lose color and their color fades easily. कॉटन क्लोथ्स में बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं, इसलिए इन्हें स्टीम आयरन किया जाता है या इन पर पानी छिड़क कर फिर इन्हें आयरन किया जाता है, जिसे हम स्प्रिंकल्ड वाटर बोलते हैं। डार्क कलर के जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो कई बार अपना कलर छोड़ते हैं और कलर लगातार छोड़ने के वजह से इनका रंग बहुत जल्दी फीका पड़ जाता है, रंग उनका फेड हो जाता है। They should be washed separately and should not be dried in bright sunlight. इन कपड़ों को सेपरेट अलग धोया जाता है ताकि इनका जो कलर निकलता है वो किसी दूसरे कलर पर ना चढ़े, और इन्हें बहुत ज़्यादा तेज धूप में भी नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि इससे इनका रंग फेड होने का चांसेस होते हैं। White and light colored clothes may be washed together. White cloth should be treated with a whitener and dried in sunlight. White या light कलर के जो कपड़े होते हैं इन्हें एक साथ ही धोया जाता है, अलग से एक साथ ही धोया जाता है ताकि इनके ऊपर कोई और रंग ना चढ़े। और वाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं उन्हें हमेशा वाइटनर का यूज़ किया जाता है ताकि ये और भी ज़्यादा ब्राइट लगे, और इन्हें सनलाइट में ही सुखाया जाता है, जो सुखाना चाहिए ताकि ये जो कपड़े हैं इनका जो कलर या इनका जो ब्राइटनेस है वो एज इट इज़ रहे। वूलन क्लॉथ्स। Wool is a delicate fiber and needs special care. Clothes made of wool should be preferably dry cleaned. They may be washed by
using a very mild detergent in cold water. They should not be washed in a washing machine and should not be scrubbed with a brush. वूलन क्लॉथ जो होते हैं वो बहुत डेलिकेटेड होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, उन्हें बहुत केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि इनके फाइबर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, तो इन्हें अच्छे से केयर के साथ रखा जाता है। इन्हें जहाँ तक हो सके ड्राई क्लीन कराना चाहिए और इन्हें हमेशा एक माइल्ड डिटर्जेंट, मतलब बहुत हल्के से डिटर्जेंट में, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट में नहीं धोना चाहिए, ठंडे पानी में माइल्ड से डिटर्जेंट के साथ धोना चाहिए और इन्हें वॉशिंग मशीन में भी नहीं धोना चाहिए, ना ही इन पे ब्रश स्क्रब करना चाहिए, ब्रश रगड़ना चाहिए। उससे इनके जो रेशे होते हैं वो खराब हो सकते हैं और वूलन क्लॉथ्स फिर यूज के लायक नहीं रहते। Silk clothes. Silk is a very soft and delicate fiber. Silk clothes should only be dry cleaned as they lose their shine on washing. They should be ironed with mildly hot iron. सिल्क जो है वो बहुत ही डेलिकेट क्लॉथ होता है, उसके फाइबर्स बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, इन्हें हमें सिर्फ ड्राई क्लीन कराना चाहिए और क्योंकि ये अपनी शाइनिंग वॉशिंग पे, नॉर्मल वॉशिंग पे बहुत जल्दी खो देते हैं और इन्हें बहुत माइल्डली, बहुत हल्की सी हॉट आयरन से ही आयरन करना चाहिए। दे शुड बी केप्ट इन अ ड्राई प्लेस as they are easily spoiled by moisture. They should be kept with dried neem leaves as they also get eaten by moth. सिल्क क्लॉथ जो होते हैं ये भी बहुत जल्दी मॉइस्चर की वजह से खराब हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें भी ड्राई लीव के साथ रखा जाता है, अदरवाइज मौत इन कपड़ों को खराब कर देते हैं। नायलॉन एंड टेरिलिन क्लोथ्स. Nylon and terylene clothes need less care. They do not get wrinkled easily, so they do not need ironing or need a very mild iron. नायलॉन या टेरिलिन क्लोथ्स जो होते हैं इन्हें बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि इनमें रिंकल बहुत जल्दी नहीं पड़ते और अगर कभी आयरन करना भी, वैसे तो इनको आयरन की भी ज़रूरत नहीं होती, पर अगर कभी आयरन करना पड़े तो बहुत माइल्ड सी, हल्की सी आयरन करके, प्रेस करके ये कपड़े अच्छे लगने लगते हैं। We should wash our clothes regularly. Dirty clothes not only look bad but may also cause skin diseases. They should never be kept wet. हमें अपने कपड़ों को रेगुलरली वॉश करते रहना चाहिए, तभी वो साफ रहेंगे, क्लीन रहेंगे। गंदे कपड़े जो होते हैं वो अच्छे नहीं लगते और गंदे कपड़ों की वजह से स्किन डिजीजेस भी हो सकती हैं। हमें कभी भी इन्हें गीला नहीं रखना चाहिए, मॉइस्चर की वजह से ये कपड़े खराब हो सकते हैं। दे शुड बी अलाउड टू ड्राई कंप्लीटली एंड देन आयरन. पहले इन्हें अच्छे से सुखा लेना चाहिए, उसके बाद ही आयरन करना चाहिए। Remember, proper care of clothes makes them look good and last longer. हमेशा हम अगर अपने कपड़ों की अच्छे से केयर करते हैं, उन्हें देखभाल करते हैं,
तो वो हमेशा अच्छे दिखते हैं और काफ़ी दिनों तक चलते हैं, काफ़ी लास्ट लॉन्गर, मतलब बहुत दिनों तक हम उन्हें पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. So this is all about the chapter. In this lecture we have studied about the process of cloth making and maintenance of clothes. Now homework solution of previous lecture. Question number 5. Why do we iron cotton clothes with steam? Answer. We iron cotton clothes with steam because cotton clothes get wrinkled easily. They need heavy ironing with steam to remove its wrinkles. कॉटन क्लोथ्स में बहुत जल्दी से रिंकल्स पड़ जाते हैं और इन रिंकल्स को स्टीम आयनिंग की हेल्प से हम हटा सकते हैं. बहुत अच्छे से अगर हमें स्टीम आयन से अगर हम उन्हें प्रेस करते हैं तो ये रिंकल्स रिमूव हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इन व्हाट वेज आर नायलॉन क्लोथ्स बेटर देन कॉटन क्लोथ्स? And answer is, nylon clothes are better than cotton clothes because unlike cotton clothes, nylon clothes do not get wrinkled easily. They are durable and need less care. These clothes can be dried in sun as their colors do not fade. नायलॉन क्लोथ्स कॉटन क्लोथ से इसलिए बेटर होते हैं क्योंकि एक तो इनमें बहुत जल्दी से रिंकल्स नहीं पड़ते और नायलॉन क्लोथ्स ड्यूरेबल होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती और हम इन्हें सन में आसानी से सुखा भी सकते हैं क्योंकि इनके कलर फेड नहीं होते. क्वेश्चन नंबर 7. Give 3 general ways of taking care of your clothes. Answer. We can take care of our clothes by following ways. We should wash our clothes regularly. The clothes should be dried completely and then ironed. The clothes should never be kept wet. हमें अपने क्लोथ्स को रेगुलरली वॉश करना चाहिए ताकि वो साफ रह सकें. हमें अपने क्लोथ्स को कंप्लीटली सुखा लेना चाहिए और उसके बाद ही उन्हें आयरन करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए और कभी भी क्लोथ्स को गीला नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे वो खराब हो जाते हैं. So this is all about homework solution and this is all about this chapter. You have to read this chapter one more time and do one assignment. Thank you and take care. Goodbye.